नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज वह दिन है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि आपके द्वारा भेजे गए सवाल हम पूछते हैं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर एस रंजन जी से। तो आइए सवाल जवाब श्रृंखला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर एस रंजन जी का। इनके बारे में जो लोग आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी डॉक्टर एस रंजन जी एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और कॉन्शियसनेस कोच हैं। इसके साथ ही साथ एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी पर। नमस्ते सर, तो आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि हम ये सवाल जवाब श्रृंखला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को सवाल भेजने का तरीका बता दें, जिससे कि वो बेटर समझ पाए कि किस तरह से सवाल हमें उन्हें भेजने हैं। क्योंकि थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, सवाल हम प्रॉपर उनका ना ले पाए तो प्रॉपर हम समस्या का समाधान देने में थोड़े असमर्थ होंगे। तो प्लीज आप उन्हें देखिए, हमें आपको अपना सवाल जो है वो अपने शब्दों में, अपने जो आपको तकलीफ हो रही है उसमें भेजना है, ना तो बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। ऐसा भी हो रहा है कि अपना सवाल सिर्फ एक सेंटेंस में लिख कर भेज दे रहे हैं। अपने सवाल थोड़ा सा तो डिस्क्राइब कीजिए, आप 2 से 3 सेंटेंस में लिखिए, और मेडिकल टर्म्स का यूज कम से कम करें, ना करें। क्योंकि मेडिकल टर्म्स से ज़्यादा जब हम प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं तो यहाँ पर आपकी तकलीफ़ क्या है उसका मतलब होता है। और अपने सवाल को बहुत ज़्यादा लंबा भी ना करें। आप अपनी समस्या को पहले आप लिख लीजिए कि 2 सेंटेंस में, 3 सेंटेंस में आप क्या कहेंगे। आपने हमारे पास 12 से 15 लाइन का अपना सवाल भेज दिया तो आपको समझने में और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करने में, डिस्प्ले करने में दिक्कत आती है। वैसा ना करें। पहले अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, अपने सवालों को पहले एक पेज पे प्रॉपर लिख लीजिए, फिर 2-3 सेंटेंस में उसको फ्रेम करके उसे हमारे पास भेजें। आप अपना सवाल जितना अच्छे से पूछेंगे, हम आपको उतना एग्जैक्ट उसका सॉल्यूशन बता पाएंगे। और यहाँ पर हम कोई दवाइयों को जिक्र नहीं करते, दवाइयों को रिकमेंड नहीं करते। तो दवाइयों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दवाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, और खा रहे हैं तो कौन सी दवाई खा रहे हैं, उसका जिक्र ना करें। बस अपनी समस्या कितनी पुरानी है, कौन सी समस्या आपको अधिक परेशान कर रही है, ये मीडियम में आप भेजें। 2 से 3 सेंटेंस में, ज़्यादा ना तो ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा छोटा। जी बिल्कुल सर। तो अपने व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगी, यदि आपने अभी तक अपना सवाल हमें नहीं भेजा है और यदि आप अपना सवाल हमें भेजना चाहते हैं, आपके मन में कोई समस्या है, आपको फिजिकली कोई चैलेंज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, तो आप वो सवाल हमें भेज सकते हैं। जैसे सर ने बताया उसी फॉर्मेट में भेजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। अपना सवाल आप ऑडियो मैसेज में रिकॉर्ड करके हमें भेजें, और व्हाट्सएप नंबर पर जिस पे आपको सवाल भेजना है वो व्हाट्सएप नंबर अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। एक बार इस नंबर को देख लें, अपने पास सेव कर लें, और इस नंबर पर आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। अभी आप ये नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। आप चाहें तो उसका फोटो ले लें, आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए सवाल जवाब की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमें भेजा है अंजू जी ने, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। सवाल। मैम नमस्ते, थैंक यू सो मच। मुझे गैस की प्रॉब्लम है मैम, और उसके बाद में मुझे 4 साल पहले कैंसर हो गया था। 2 साल पहले उसको रिमूव करा दिया, ओवरी और यूट्रस दोनों को करवा दिया। अभी गैस बहुत बन रही है, अपर साइड चढ़ रही है, बस यही बात है। देखिए अंजू जी, कैंसर की प्रॉब्लम में हमें बहुत प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्ग टर्म मेडिकली आपको कहा कि आपको कैंसर जो है वो क्योर हो चुका है, लेकिन आप समझिए कि एनर्जी के लेवल पे आपको काफ़ी काम करना पड़ता है। आप तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। जो 5 मिलेट्स हैं, 5 मिलेट्स डॉक्टर खादर वली के द्वारा जो प्रमोट किए जाते हैं, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट और कोदो, ये 5 जो हैं ये आपको खाने हैं। इसको खाने से हमारा पेट जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है सबसे अच्छा ठीक रहता है। तो इन मिलेट्स का खमीर, ऐसे इसकी खिचड़ी भी खाई जा सकती है, रोटी भी खाई जा सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा खमीर फ़ायदा करता है। तो 5 मिलेट्स को आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, उसके सप्लायर भी होते हैं, उनसे मिल जाते हैं। आप उसका खाना शुरू कीजिए, सबसे मेन फ़ायदा आपको ये करेगा। मिलेट के अलावा
गैस की प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे स्प्लीन और पैंक्रियाज की वीकनेस से होती है। तो पैंक्रियाज को अगर हम मजबूत बनाते हैं तो पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, वो पैंक्रियाज से जुड़ा होता है। अपने दाहिने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाए करें। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, इसको समझ लें, फोटो खींच लें। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएं और यहाँ पर हल्दी लगा के रखें। दिन के समय में 5 घंटे 6 घंटे के लिए यहाँ पे हल्दी लगाइए। दिन के समय ही हल्दी लगाई जाती है। जो क्लोरोथेरेपी होती है वो दिन के समय होती है। तो SP4 पर हल्दी जब आप लगाते हैं, पीला रंग आता है, तो पीले रंग से हमारे पैंक्रियाज की नाड़ी जो है, स्प्लीन की नाड़ी जो है मजबूत होती है, और पैंक्रियाज जब मजबूत हो जाएगा तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ आप रिलैक्सेशन का अभ्यास किया करें। पृथ्वी के पास, पौधों के पास थोड़ा जाया करें। प्रकृति के पास जाना, पृथ्वी तत्व से जुड़ना अच्छा है। रिलैक्सेशन, योग निद्रा, इसका अभ्यास भी आपको हेल्प करेगा। जी, तो कुल मिलाकर बात यह है कि थोड़ा रिलैक्स रहने की जरूरत है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और पृथ्वी ऊर्जा से जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आशा है अंजू जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, आप अपने स्प्लीन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही साथ पृथ्वी से जरूर जुड़ेंगे। आशा है आप बहुत जल्द ही पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे हम आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है हेमा जी ने। आइए इनका सवाल सुनते हैं। मैम, मेरा नाम हेमा वडवाणा है। मैं कटक उड़ीसा से हूँ और मेरी एज 53 इयर्स है। नमस्ते सर। सर, मेरा हील में बहुत पेन हो रहा है। मतलब मैं जब सोकर उठती हूँ या रेस्ट करने के बाद खड़ी होती हूँ तो मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ, तो एकदम से हील में बहुत पेन आ जाता है। थोड़ी देर लंगड़ा लंगड़ा कर चलना पड़ता है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे हील होने से थोड़ा चलती हूँ, बट पेन कंटिन्यू रह रहा है। तो सर, एक्सरे कराने से मुझे उसमें हील के बोन में, हील में ग्रोथ हो रहा है, ऐसा डिटेक्ट हुआ है। तो सर, मैं अपना एक्सरे भी भेज रही हूँ, तो प्लीज़ सर गाइड मी कि मुझे क्या करना होगा। सर एलोपैथी में तो पूछा कि इंजेक्शन वगैरह है या सर्जरी वगैरह है, बट सर्जरी इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेबल, तो वो भी ठीक नहीं है। बट अभी मैं फ़िलहाल होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हूँ सर। तो सर प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आपने जो कहा था कि सवाल हमें कैसे पूछना चाहिए, तो उसमें जो मैं कहा, दवा की जिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कौन सी दवा ले रहे हैं, क्योंकि हम दवा तो रिकमेंड करते नहीं। आप होम्योपैथी दवा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ये हमारे लिए इरिलेवेंट है। जो समस्या आपने बताई, एड़ी का दर्द, एड़ी का दर्द जो है वो, उसके लिए 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छे काम आते हैं हमारे पैर में, LV3 और K7। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है पैर की अंगूठी और बगल की उंगली के बीच में आता है। अगर हम LV3 को मसाज करते हैं तो ये हमारे एड़ी के दर्द को दूर करता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। इसको आप रेगुलर दबाएंगे तो ये आपकी एड़ी के दर्द को दूर करेगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाना है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने से लीवर हमारा ठीक होता है। सुबह की जो तकलीफ होती है उसमें बहुत बार लीवर का रोल होता है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ पैर की एड़ी के ऊपर लाइन में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। उस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना भी एड़ी को मजबूत, एड़ी की नाड़ियों को, एड़ी की ऊर्जा को ठीक करने के लिए अच्छा है। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट एंकल से जस्ट पीछे और 2 अंगुल ऊपर की ओर है। इस K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने से, LV3 का मसाज करने से आपकी एड़ी का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। कुछ ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चक्रों के तल पे समझना चाहें तो मूलाधार चक्र को अच्छा करने की जरूरत है। मूलाधार चक्र, ध्यान के अंत में आप भाव रखें कि मेरा मूलाधार चक्र संतुलित हो, ध्यान रेगुलर हो, मूलाधार चक्र संतुलित हो जाए। LV3 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप काम करेंगे तो एड़ी का दर्द ठीक हो जाता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि इनको मूलाधार चक्र पर काम करने की आवश्यकता है, तो ऐसा क्यों, मूलाधार चक्र पर ही क्यों काम करना है? पैर की सारी तकलीफें जो होती हैं वो मूलाधार चक्र से जुड़ी होती हैं। तो एड़ी का दर्द हो, पिंडलियों का दर्द हो, तलवे की तकलीफ हो, बुनियन डिजीज हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, थाई की प्रॉब्लम हो, वेरिकोज वेन में भी थोड़ा रोल आ जाएगा। पैर की कोई भी समस्या हो तो हमें मूलाधार चक्र का रोल तो होता ही होता है।
ओके। तो सर यहाँ पर क्या कोई साइकोसोमेटिक रीजन हो सकता है इसका? बिल्कुल 100% साइकोसोमेटिक। जी। साइकोसोमेटिक रीजन तो 100% कंडीशंस में है। ओके। एडी का फंक्शन को समझना पड़ेगा। एडी क्या कर रहा है? एडी हमें सपोर्ट दे रहा है ना, चलने में मदद दे रहा है। जब हमारे मन में कोई ऐसी भावना हो कि लाइफ में आगे बढ़ने में मुझे रुकावट हो रही है, मुझे चलने में दिक्कत हो रही है, लाइफ में आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ कारण हो सकता है। तो चिंतन मन करने की ज़रूरत है कि मैं अपने जीवन में क्या मेरी सोच स्वस्थ है, क्या सोच अप्रोप्रिएट है। हमें जो कोई क्रिटिसाइज करता है कोई पर्सन, उस क्रिटिसिज्म में भी हमें मिल सकता है कि मेरे सोचने के तरीके में कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी में हम सभी आगे बढ़ते हैं। जिनको लगता है कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं वो भी आगे बढ़ ही रहे हैं। अगर हम सोच समझकर सजग जीते हैं तो हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ना हमारी नियति है, हमारा स्वभाव है। सजग रहें, थोड़ा सीखने के लिए ओपन रहें तो हम और अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने की भावना हो, आगे बढ़ना हो तो एड़ी का दर्द, पैर का दर्द नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं हेमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप बहुत जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है शिवानी जी ने, पंजाब से हैं। आइए इनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम शिवानी है, बठिंडा पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी उम्र 39 इयर्स है। डॉक्टर, मुझे सर्वाइकल का दर्द है। वो यह दर्द नेक से सिर में जाता है, हर समय रहता है। सर्वाइकल कॉलर भी काम नहीं करता। अगर नेक आगे झुकाती हूँ या पीछे करती हूँ तो भी दर्द होता है, चक्कर आते हैं। स्पाइन में भी दर्द चला जाता है। बॉडी वेट हाफ हो गया है। सारा दिन सीधे लेटे रहना पड़ता है। ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड लेट सकती, सीधे लेटी रहती हूँ। सारे बॉडी में नीडल पेन होने लग जाती है, सुइयों जैसी चुभन होती है। 1 साल से डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हूँ, नींद की गोली के साथ। राइट साइड के आँख में भी दर्द होने लगा है। डॉक्टर, क्या एक्यूपंक्चर से या एक्यूप्रेशर में इसका पूरा ट्रीटमेंट है? अब देखिए, ये सवाल शुरू हो रहा है सर्वाइकल से जी। लेकिन अगर हम देखेंगे तो प्रॉब्लम सर्वाइकल की नहीं है, प्रॉब्लम डिप्रेशन की है। जी जी। अगर इंसान खुश रहता है तो हमारे जीवन शरीर में कोई रोग नहीं आते, या आते हैं तो हम होपफुल होते हैं कि ठीक होगा। जब होपफुल नहीं होते हैं तो डाउट होता है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। हर एक बीमारी ठीक होती है, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती है। हमें ठीक होने के लिए वैसा प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर डिप्रेशन पर काम करने की ज़्यादा है, यानी खुश रहने के लिए। तो खुश रहने के लिए हमें HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना चाहिए। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो छोटी उंगली के लाइन में हमारी कलाई पर है। दोनों हाथों में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे। HT7 का जो पूरा नाम है वो हार्ट 7 है। तो हार्ट हमारी लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा काम करना है। यहाँ पे 2-2 मिनट के लिए आपको दिन में 5 बार दबाना है। और यहाँ पर लाल रंग लगा के छोड़ सकते हैं। लाल रंग लगा के रखेंगे तो लाल रंग भी HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव करता है। HT7 को मसाज करते हुए आपको अफर्मेशन करना है, मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखते हैं। जब मिरर के सामने जाएं तब भी अफर्मेशन की प्रैक्टिस किया करें। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपना ख्याल रखती हूँ, मैं अपने शरीर का, मैं अपने मन का ख्याल रखती हूँ। डिप्रेशन पर, मूड पर काम करना ज़्यादा जरूरी है। बाद में आता है कि हम अपने सर्वाइकल को कम करने के लिए क्या करें। सर्वाइकल को कम करने के लिए मैं मेन पॉइंट बताऊँगा SI3। SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हम जब मुट्ठी बांधते हैं तो जो नुकीला हिस्सा निकलता है उस नुकीले हिस्से पर अपनी फिंगर रखेंगे और हाथ खोल देंगे तो ये बोन टच होता है। ये जो बोन टच हो रहा है ये जगह जो है ये SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथों में आपको इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। ये सर्वाइकल भी ठीक करेगा और डिप्रेशन भी ठीक करेगा। सर्वाइकल
जो है वो हमारे नेक रीजन में एनर्जी जो है इम्बैलेंस हो गई है, तो SI3 जो है वो हमारे नेक से जुड़ा हुआ है। SI3 का मसाज करते हुए भी आपको वही अफर्मेशन करना है कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करती हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं खुद पर मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम खुद पे मेहनत करेंगे तभी अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। SI3 पर मसाज आपको दोनों हाथों में करना है और खुद से मसाज करने की आदत डालें। खुद से मसाज ज़्यादा करना है और थोड़ा बहुत दूसरों से हेल्प ले सकते हैं। और पॉइंट हम लेना चाहें तो LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है हमारी कलाई पर। LU9 से LU7 की ओर हम मसाज करें। LU7 का मसाज करने से भी हमारा सर्वाइकल जो है वो दूर होता है। यहाँ पर डिप्रेशन पर ज़्यादा काम करना है, सर्वाइकल जो है वो सेकेंडरी है। LU7 पे मसाज जो है आपको चित्र दिखाया जा रहा है, LU7 का फोटो खींच के रख लें, इस LU7 पे मसाज करें, आपका दोनों कंडीशन जो है वो ठीक होगा। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इनको अपने सर्वाइकल पर काम करने के बजाय पहले डिप्रेशन पर काम करना चाहिए। तो सर डिप्रेशन इनको हो रहा है, क्या वहाँ पर सेल्फ लव की भी कमी हो रही है? 100% सेल्फ लव की कमी तो हर जगह पे है, और जहाँ पे डिप्रेशन है वहाँ पे तो बहुत कमी है, सीवियर शॉर्टेज है। सेल्फ लव नहीं है तभी इंसान डिप्रेशन में जाता है, नहीं तो वो अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करता है। डिप्रेशन में क्या है कि व्यक्ति जो है जीवन के प्रति उत्साह थोड़ा कम हो रहा है, वो बुझा बुझा रहता है, मूड मुरझाया रहता है, क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आता है, वो कुछ भी करने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति कुछ बोले तो कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ भी नहीं करता है। टाइम से सोना नहीं, टाइम से खाना नहीं, टाइम पे जगना नहीं, सभी कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम सही टाइम पर भोजन करते हैं, जितनी भूख होती है उतनी भोजन करते हैं, नहीं तो हम भोजन को इग्नोर करते हैं। हम सही समय पर जगेंगे नहीं, रोज़ स्नान करेंगे नहीं। डिप्रेशन में इंसान रोज़ स्नान नहीं करता है। अगर सेल्फ लव होगा तो हम रोज़ स्नान करेंगे। सुबह का भोजन, सुबह कुछ भी मुंह में खाने की चीज़ डालने से पहले स्नान करना ज़रूरी है। अगर हम बिना भोजन किए, बिना स्नान किए अगर भोजन कर रहे हैं तो ये हेल्दी माइंड का पहचान नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। एक आदत डालें कि स्नान करने के बाद ही कुछ खाना पीना है। तो अगर हमारी लाइफ में बेसिक चीज़ें रखते हैं ना, डिप्रेशन हमारी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता, आने का मौका ही नहीं मिलेगा, उसको घुसने का मौका ही नहीं मिलेगा। डिप्रेशन को दूर भगाने के लिए आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप सूर्य प्रकाश में जाएं, सनलाइट में 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए थोड़ा वॉकिंग करें। वॉकिंग जो है वो डिप्रेशन को हील करता है। वॉकिंग करने से हमारे शरीर में इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, और इंडोर्फिन जितना रिलीज हो हमारा मूड अच्छा रहता है। तो सूर्य प्रकाश में सुबह के समय ज़्यादा बेहतर है, सुबह ना हो सके तो शाम के समय थोड़ा सा वॉकिंग करने की आदत डालें। सनलाइट में वॉकिंग करना यह डिप्रेशन को भी दूर करता है। बिल्कुल सर, इस चीज़ से मैं इतने आपसे ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि आज ही मैंने इसका प्रयोग किया। जैसा हम लोग बात हमेशा करते हैं, समय नहीं होता, नहीं हो पाता, कभी कभार ऐसा रहता है, तो खुद मैंने आज इसको एक्सपीरियंस किया। कल मैंने अपने दिन को ऐसे मैनेज किया कि मैं जल्दी सो जाऊं। मैं 10 बजे तक सो गई थी और सुबह में 5 बजे उठ गई थी। तो उठकर जब मैं अपने रूम के बाहर आई, मैंने देखा कि सनराइज हो रहा है, हल्का हल्का ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो उस सराउंडिंग में ही रहकर इतना अच्छा फील हुआ। मुझे लग रहा है कि अब तो सब कुछ ठीक है। जब कभी कभी हम परेशान होने लगते हैं तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस तरह का एफर्ट डालना चाहिए, और फिर हम उसका नतीजा देख सकते हैं, परिणाम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है हमारी लाइफ। और उसके बाद पूरा दिन बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब सेल्फ लव होता है तो हमें ये छोटी छोटी बातें याद रहती हैं और हम वो चलते हैं, करते हैं। जब सेल्फ लव नहीं होता है तो हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि सूरज का महत्व है, हम भूल जाते हैं कि स्नान करने का महत्व है, हम भूल जाते हैं कि योगा का एक्सरसाइज करने का महत्व है। हम उसे नहीं करते, फिर बीमार होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर डिप्रेशन के बाद ही बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं। यहाँ पर सर्वाइकल का भी एक कारण हो सकता है कि डिप्रेशन है, इसलिए डिप्रेशन के कारण सर्वाइकल आ गया। अगर डिप्रेशन ठीक हो जाए तो सर्वाइकल भी ठीक हो जाएगा। सर, जैसा कि अभी आपने एक बात जिक्र किया था कि हमें डेली नहाना चाहिए और उसके बाद भी हमें अच्छा लगता है, या ऐसा व्यक्ति होता है कि जब व्यक्ति को डिप्रेशन होता है तब वो नहाना नहीं चाहते। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डेली नहीं नहाते और उनको लगता है कि नहीं, डिप्रेशन वगैरह तो कुछ नहीं है, बस आलस है, नहीं नहाना चाहते। तो क्या दोनों चीज़ें एक ही हैं? क्या वो ही डिप्रेशन को लीड करेगा? आलस से भी एक रूप है।
जी कि हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, हम उसको आलस्य का नाम दे रहे हैं, लेकिन वही है कि खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं। हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर हम पानी से प्रॉपर्ली इसको एक्सटर्नली और इंटरनली एक्सपोज नहीं करते, एक्सटर्नली एक्सपोज करना मतलब स्नान करना, इंटरनली एक्सपोज करना मतलब पानी पीना। बहुत लोग जो इससे कम पानी पीते हैं, तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी में हमें स्नान करना चाहिए। स्नान नहीं करना, उसको चाहे आलस का नाम देना, ये आलस्य है लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है, वो सब क्लिनिकल डिप्रेशन है कि अभी इतना डिप्रेशन इतना बड़ा नहीं हुआ कि डॉक्टर के लिए जाएं, लेकिन ये डिप्रेशन की ओर ही ले जा रहा है। अगर टाइम पर अगर एक्टिव मेजर नहीं लिए गए तो हो सकता है भविष्य में ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज बन जाए। तो ऐसी संभावना हम आने ही ना दें। हम आलस्य का ना दें नाम, आलस्य को इग्नोर करें और हर दिन स्नान जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मैसेज के लिए, इस जो आपने हमें सीख दी कि हमें आलस को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है कि हम अपने आप को भूलने लगे। एक तरह से हम अपने आप को भूल रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो शिवानी जी, आप उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ ज़रूर आई होंगी, आप इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे और आप खुद अपने डेली जीवन में इन सब चीज़ों को लागू करने के बाद में एक्सपीरियंसेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हमें बताएंगे कि आपके जीवन में फिर किस तरह के परिवर्तन आए और कैसे फिर आपने इस बीमारी से, डिप्रेशन से लड़ झगड़ कर आप वापस आई और खुद से एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आप जी रही हैं। डिप्रेशन के मामले में ही एक सलाह और भी मुझे याद आ गई कि हम उगते सूरज को या जो फ्रेशली उगा हुआ सूरज है उसको 5 मिनट के लिए प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि मुझे ऊर्जा दो, मेरा आज का दिन अच्छा बीते। अगर हम 5 मिनट के लिए सूरज को प्रणाम करते हैं, जो सूरज जो पूरी पृथ्वी को ऊर्जा दे रहा है, अगर हम भी उससे ऊर्जा लेते हैं तो डिप्रेशन को ठीक करने में यह भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो हम सभी को सूर्य प्रणाम करना है। सूर्य को जब हम उठ रहे हैं तब कर सकते हैं, जब हम बाहर निकल रहे हैं तब भी कर सकते हैं। प्रातः काल में जब भी हम जगे, जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल है, ओके। सूर्योदय के बाद का उस समय का 5 मिनट। ओके सर, अगर ऐसा होता है कि अगर कामों में उलझ जाते हैं, जैसे कि गृहिणियों के साथ ये सबसे ज़्यादा रहता है कि अपने हस्बैंड का लंच पैक करना है, बच्चों का लंच पैक करना है, घर पर काम करने हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो जब भी पॉसिबल हो जी सूरज के पास जाएं और सूरज को प्रणाम करें। 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए सूर्य प्रकाश में रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सारी सीख के लिए। तो आशा करते हैं कि आप, शिवानी जी, आप इस सबको समझी होंगी और अपने जीवन में उतारेंगे, बहुत जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की, और अगला सवाल हमें भेजा है फातिमा जी ने उत्तर प्रदेश से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं फातिमा बोल रही हूँ मऊ डिस्ट्रिक्ट से। मेरी उम्र जो है वो 30 साल है। मुझे क्वेश्चन करना था डॉक्टर साहब। मुझे तो 3 साल से काफ़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अब तो पहले से काफ़ी बेटर है। लेकिन मेरे से ना 1-2 महीने से पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ भी जैसे मैं खा रही हूँ, स्पेशली दोपहर के टाइम मैं जैसे कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी होता है तो मुझे ना, जैसे ही हम लेटते हैं, रेस्ट करने का टाइम होता है तो मेरी पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब जैसे सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से तो आजकल डॉक्टर साहब कभी इरेगुलर हार्ट बीट रहती है, कभी चेक करो तो 93, कभी जब पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा लगती है तो 120 तक पहुंच जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाऊं या फिर किसी गैस्ट्रो को दिखाऊं। क्या समझ में नहीं आता कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा 2 साल तो ईसीजी हुआ, पिछले साल भी सितंबर में हुआ था, साइनस टैकीकार्डिया था, फिर उससे पहले भी निकला। तो डॉक्टर ने लाइफस्टाइल चेंज करने को बोली थी, तो धीरे धीरे तो करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं जॉब वाली हूँ तो इसलिए मेरी खाने पीने का एक बहुत सही टाइम नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ ये है डॉक्टर साहब कि मुझे एक चीज़ और, कि जब भी मैं सोती हूँ मेरा मैक्सिमम हाथ या लेफ़्ट साइड कुछ ना कुछ सुन्न पड़ जाता है। तो सुन्न पड़ने की वजह से मैं चीख के रात में या दिन में कभी भी बहुत ज़्यादा चीख के उठती हूँ और लगता है मेरी जान गई, और मैं अपनी आवाज़ से ही जागती हूँ। और जब मुझे थोड़ा सा होश आता है तो मेरी हार्ट बीट उस टाइम बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे मतलब महसूस होती है, और थरथराहट रहती है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, अगर कोई इलाज हो तो उसे बताइए कैसे ठीक किया जा सकता है, और अगर मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो उसका भी सॉल्यूशन दीजिए। तो प्लीज़ डॉक्टर हेल्प मी।
इनके सवाल पूछने का तरीका जो है, जो लंबा सवाल इतना लंबा किया गया है, जी यही एंजाइटी को बताता है। जब एंजाइटी में जब हम होते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि समस्या क्या है। ये मेरे हार्ट की समस्या है कि मेरे गैस्ट्रो की समस्या है, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाऊं कि मैं गैस्ट्रिक स्पेशलिस्ट को दिखाऊं। देखिए, इलाज जो है वो डॉक्टरों के पास नहीं है, वो हॉस्पिटल में नहीं है, दवाओं में नहीं है। इलाज जो है वो खुद को समझने में है और खुद को समझकर उस पर काम करने में है। जो आपने एंजाइटी की प्रॉब्लम बताई, उसी में ये साइनस टैकीकार्डिया होता है, उसी में पाल्पिटेशन होता है। एंजाइटी की समस्या ही अलग अलग ढंग से आपके सामने प्रकट हो रही है। जो आपने कहा कि हाथ दब जाता है, वो एंजाइटी से कनेक्टेड ही समस्या है कि जो ब्लड सप्लाई है एंजाइटी में, हमारे हार्ट में, हमारे अपर बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा इम्प्रॉपर हो जाता है। तो वही जो ब्लड का फ्लो जो है थोड़ा कम हो जा रहा है, तो आपको चीख से आपकी नींद खुल रही है। यहाँ पर क्या करना है, आपको खुश रहने के लिए लाइफ स्टाइल को आपने सिर्फ डाइट से आप जोड़ रहे हैं। लाइफ स्टाइल के अंदर सब कुछ आता है। लाइफ स्टाइल के अंदर आपका सोचना भी आता है, लाइफ स्टाइल के अंदर आपका बैठना भी आता है। सिर्फ डाइट के रूप में मत सोचा करें कि मेरे पास, मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास डाइट प्रॉपर फूड के लिए समय नहीं है। लाइफ स्टाइल के अंदर A to Z चीज़ें आती हैं। आप अपने जीवन में योग निद्रा का अभ्यास जोड़ें। योग निद्रा जो है वो लेटकर अपने शरीर के एक एक हिस्से को महसूस करने का प्रोसेस है। छुट्टियों के दिन संडे को आप पार्क में जाइए, पेड़ को हग करके या ज़मीन पर लेट के या ज़मीन पर बैठकर पृथ्वी से जुड़िए। पृथ्वी से जुड़ने की ज़रूरत है। जो एंजाइटी की जो कमी है, एंजाइटी जो है वो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की कमी से होता है। पृथ्वी तत्व अगर बढ़े तो आपका एंजाइटी ठीक होने लगेगा। दवाइयों से एंजाइटी ठीक नहीं होती है। सिम्टमिकली थोड़ी देर के लिए आपको सहारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। हमारी कलाई में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, उस पर आपको काम करना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से जो आपको रात में ब्लड फ्लो कम हो रहा है उसकी समस्या भी ठीक होगी। छोटी उंगली में कलाई पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार। छुट्टियों के दिन यहाँ पर लाल रंग लगाएं और अगर बाकी दिन भी पॉसिबल है तो वहाँ पर लाल रंग लगाया करें। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करने के अलावा आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई के सेंटर में 3 अंगुली के डिस्टेंस पे है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने से बहुत बार आप पाएंगे कि इंस्टेंट में आपको फ़ायदा होता है, आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पहले दिखाया गया वो अधिक महत्वपूर्ण है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट उसके बाद में दिखाया गया और ये HT7 से थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इसका भी रोल है। इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करने के साथ साथ आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, रिलैक्स करना सीखेंगे और प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ, पृथ्वी के साथ रहना सीखिए। दवाओं से ज़्यादा आपको प्रकृति और ध्यान का अभ्यास, ध्यान का प्रयोग आपको हील करेगा। दवाओं में इलाज नहीं है, इलाज हमारी लाइफ स्टाइल में है। जी सर, तो इनको सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है अपनी एंजाइटी पर, जिससे कि बाकी की समस्याओं पर ये काम कर पाए। तो हाँ। पहले एंजाइटी पर काम करें, बाकी की चीज़ें अपने आप। पाल्पिटेशन जो है वो एंजाइटी के कारण ही हो रही है। जी टैकीकार्डिया जो था उसी के कारण था। हाथ जो सुन्न हो रहा है, सो जा रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है। ओके, तो कुल मिलाकर समस्या सिर्फ एंजाइटी है, एंजाइटी पर काम करना है तो बाकी की चीज़ें अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। आशा है फातिमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने एंजाइटी पर काम करेंगे और बहुत जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, लेकिन अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर बोलना चाहूँगी, यदि आपके मन में कोई सवाल है आपके किसी भी हेल्थ चैलेंज को लेकर, तो वो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अभी फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। इस नंबर का फ़ोटो खींच के रख सकते हैं या और उसके बाद अपने मोबाइल में सेव कर लें। इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजें, ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें और अपना सवाल, जैसे कि सर ने बताया, ज़रूरी नहीं है उसको बहुत ज़्यादा लेंदी करके भेजना है और बहुत ज़्यादा शॉर्ट, बहुत ज़्यादा क्रिस्प इतना भी ना करें कि आपकी समस्या हम समझ ना पाएँ। तो इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजें। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है मोना जी ने गुजरात से। आइए इनका सवाल सुनते हैं।
Mona Gadvi from Gandhidham, 833. My question is how I cure my varicose. Is it possible to cure it or it remains lifetime long disease? There is no disease which is incurable. Every disease is curable and varicose vein is definitely curable. कैसे क्योर करें वो हमें समझना सीखना पड़ेगा। स्प्लीन के वीकनेस से, स्प्लीन की कमजोरी से वेरिकोज वेन की समस्या होती है। स्प्लीन की नाड़ी को मजबूत करेंगे SP3, SP4, SP6, SP9 इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करेंगे और हल्दी लगाएंगे इन पर। जो स्प्लीन की नाड़ी है वो पीले रंग से प्रभावित होती है। पीले रंग हल्दी लगाने से एक्टिवेट होता है। हमारे पैर में SP3, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो तलवा और उसके ऊपर के जो सामला हिस्सा है उसके जंक्शन पे ये आता है SP3 और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिलता है, SP3 पर दर्द कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता है। SP3 और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें, दोनों पैरों में करना है। दोनों पैरों में SP4 पर दर्द मिलेगा, SP3 पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और जो डायरेक्शन होगा वो 3 to 4 होगा, ऊपर की ओर मसाज करना है। डायरेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वेरिकोज वेन में जब हम SP3 को, स्प्लीन मेरिडियन को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी को हमें बढ़ाना है। SP3 से लेकर हमें ऊपर SP9, SP10 तक जाना है। जहाँ जहाँ पे दर्द मिले वहाँ पर दिन में 5 बार दबाना है। दर्द नहीं भी मिले तो भी दिन में 2 बार दबाना है। SP3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करते हुए ऊपर हम आएंगे SP6 पर। एंकल से 4 अंगुल ऊपर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में मसाज करेंगे। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी ज़्यादातर टाइम आपको दर्द मिलता है। SP6 को मसाज करते हुए और ऊपर जाएं SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट तक। SP9 जो है वो हमारे घुटने के पीछे अंदर की तरफ होता है। इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट का फोटो लेकर रखें और अपने पैरों पे टटोलें। जहाँ पे दर्द मिलता है वहाँ पे दबाएं। दर्द मिलता है दिन में 5 बार दबाएं, नहीं दर्द मिलता है तो भी दिन में 2 बार दबाएं। दोनों पैरों में नहीं दबाना है, बाएं पैर में भी और दाएं पैर में भी। SP9 से दबाते हुए और सीधा ऊपर तक, आप थाई के ऊपर तक भी जा सकते हैं अगर दर्द मिलता है तो। और इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर हल्दी लगाने से SP3 मेरिडियन जो है वो एक्टिव होती है। स्प्लीन मेरिडियन एक्टिव हो, ये हमारे डाइजेशन से जुड़ा हुआ होता है। अपने डाइजेशन का भी ध्यान रखें। जो भी भोजन पचने में गरिष्ठ होता है उसको अवॉइड किया करें। सुपाच्य भोजन लें, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड ना दें। सुपाच्य भोजन करने से हमारा स्प्लीन और पैंक्रियाज हेल्दी रहते हैं। स्प्लीन मेरिडियन अगर एक्टिव होती है तो वेरिकोज वेन को बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। एवरी डिजीज़ इज़ क्योरेबल। एवरी डिजीज़, हर एक बीमारी का इलाज है, लेकिन हमें नाड़ियों पर, ऊर्जा पर और सबकॉन्शियस माइंड पर, चक्रा पर काम करना सीखना होगा। बिल्कुल सर। सर, इससे रिलेटेड हमारा एक पूरा 1 घंटे का एपिसोड है वेरिकोज Yes. वेन का, आप वो भी देख सकती हैं। लेकिन यदि आप उसको देखिएगा डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले सर आपसे भी यहाँ पर जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी ये हमारा यही शो देख रहे होंगे, तो वेरिकोज वेन्स में क्या साइकोसोमेटिक रीज़न होता है? देखिए, वेरिकोज वेन में जो ब्लड है वो प्रॉपर डायरेक्शन में बहता नहीं है ना। जो खून, जो ब्लड को वापस लौट आना चाहिए था वो रुका रहता है जी। वो आप नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जिंदगी में जो काम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से करने में हम समर्थ नहीं हो पाते। जो रिसोर्सेज, ब्लड इज ए वन रिसोर्स, एक संसाधन है, और वो संसाधन हमें हमारे जीवन में, मतलब कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्स जो सही ढंग से हमारे पास आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मेरी ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही है, यह बिलीफ सिस्टम एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जीवन में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा, ये भगवद गीता का सार है और यह अध्यात्म की भी एक सच्चाई है। हमको लगता है कि मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं हो रहा है, जो लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है ना, जीवन में जो भी ऐसी घटनाएं हैं उसके पीछे भी कुछ हमें सिखाने के लिए होता है, कुछ सीखने के लिए होता है। जब हम सीखने और सिखाने की दृष्टिकोण से सोचना शुरू करेंगे तो हमारा ये भ्रम मिट जाएगा कि मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज़ मिलने चाहिए और मुझे चीज़ नहीं मिल रही है, मुझे ये चीज़ कमी है। कभी भी किसी भी इंसान को कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, संसाधन बहुत हैं। हमें उन संसाधनों को रेस्पेक्ट करने की और प्रॉपर यूज करने की कला सीखनी होती है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है,
इस अफर्मेशंस को दोहराते रहें जब भी आईने के सामने जाते हैं, जब भी SP3, SP4, SP6, SP9 इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं। वज्रासन में भी बैठना चाहिए हमें, जितना देर बैठ सके। शुरुआत में बैठने की हमारी बहुत ज़्यादा आदत नहीं हो पाएगी, 1 मिनट के लिए ही बैठ पाएंगे, लेकिन रेगुलर बैठेंगे तो आपका जो है वो बैठने की कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी। तो स्प्लिन मेरिडियन के मसाज करने से, वज्रासन में बैठने से, हल्दी लगाने से और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है सोचने से आपका वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए। तो मैं मोना जी से कहना चाहूँगी कि मोना जी, आप इन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाइए। और आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिस फॉर्म में होनी चाहिए वो उस फॉर्म में नहीं होती हैं। उसका ही इंडिकेटर, जो भी चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं उनका इंडिकेटर जो गलत हो रही है वो हमारी बॉडी हमें बताने लगती है। तो वेरिकोज वेन्स की आपकी जो समस्या है, जैसे कि ब्लड नीचे जा रहा है, ब्लड सही तरह से जिस तरह से उसको ऊपर आना चाहिए वो वैसे नहीं आ पा रहा है, जैसे कि सर ने बताया, तो वो समस्या उसके कारण वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो रही है। तो आशा है कि आप इस पर काम जो करेंगे, जैसे कि सर ने बताया, स्प्लीन पर हमें काम करना है, हल्दी का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी जो समस्या है वो जल्द ही ठीक हो जाए। आशा है कि आप इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट महसूस होता है तो आप हमारा पूरा 1 घंटे का वेरिकोज वेन्स का एपिसोड है, यूट्यूब पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे वेरिकोज वेन्स, डॉक्टर से पूछो, आपको मिल जाएगा। आप उसे आराम से बैठ कर देखिए, उसको पॉज कर करके समझिए एक एक चीज़ कि हो सकता है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है आप उसको कैसे हील कर सकते हैं। तो डिटेल में आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें अपना सवाल एक बार फिर से भेज दीजिएगा और थोड़ी और डिटेल के साथ भेजिएगा कि कब से प्रॉब्लम शुरू हुई, इसके साथ क्या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पर वेट का भी बहुत ज़्यादा रोल है, तो आप अपना वेट हमें ज़रूर भेजिएगा कि आपका वेट कितना है। तो आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद है आप इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे, बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगी। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो हमें भेजा है सौरभ जी ने, महाराष्ट्र से हैं ये, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो सर, मेरा नाम सौरभ गोयनका है, मैं वर्धा से हूँ। मेरी एज 33 ईयर्स है। सर, मुझे 2018 में शुगर डिटेक्ट हुई थी और मैं तब से शुगर की दवाई ले रहा हूँ। अभी रिसेंटली मेरी शुगर फास्टिंग जो है वो 167 थी और पोस्ट मील जो है वो 230 अराउंड थी। सर, मेरा H1BAC जो है वो था 8.1, अभी रिसेंटली चेक किया था। सर, 2-3 इश्यूज़ है। पहला तो शुगर का है, शुगर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक। दूसरा, मेरा सेकेंड इशू ये है कि मुझे काफ़ी घबराहट होती है डे एंड में, मतलब मोस्टली एट द टाइम ऑफ स्लीप, मैंने सोते वक्त ही मुझे होता है ये। दिन भर मेरा दिन अच्छा होता है बट रात में धीरे धीरे जैसे हम लोग सोने जाते हैं मुझे थोड़ी घबराहट होने लगती है। सेकेंडली, मुझे काफ़ी हेडेक भी होता है, मतलब हेडेक इस तरह है कि हर 2-3 दिन 4 दिन में होता है, वो भी इवनिंग के वक्त ही होता है। थैंक यू। डायबिटीज़ में जो HbA1c का जो जांच होती है वो अधिक वैल्यूबल है, अधिक इम्पॉर्टेंट। HbA1c, जब भी कोई डायबिटीज़ वाला अपना सवाल भेजे तो HbA1c की रिपोर्ट अगर है तो वो ज़रूर भेजे, मेन वही है। डायबिटीज़ के मामले में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो चीज़ है वो है 5 मिनट्स का सेवन। 5 मिनट्स के को खाने से डायबिटीज़ जो है वो गारंटेड ठीक होता है। 5 मिनट्स जो है वो बाजरा रागी के परिवार के हैं, लेकिन उससे वो अलग हैं। बाजरा रागी जो है वो न्यूट्रल मिलेट्स हैं। ये 5 मिलेट्स जो हैं ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं। इनके आप अलग अलग ढंग से इनको हम सेवन कर सकते हैं। इनका खमीर हम खा सकते हैं, इनकी खिचड़ी खा सकते हैं, इनकी रोटी खा सकते हैं। इन सभी में सबसे बेस्ट जो है वो खमीर है। तो इनके प्रयोग से डायबिटीज़ जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ का ही सिम्टम है कि हमें हेडेक हो रहा है और हमें रात में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कई सारे हैं। हमारे पैर में SP4 सबसे मेन एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हमारे लेफ्ट पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज किया करें, दिन में 2 बार कम से कम करें, 5 बार अगर कर लें तो और भी अच्छा रहेगा। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे तलवे और हमारे सामने हिस्से के जंक्शन पे होता है। और हमारी कलाई में PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है
वो कलाई चौड़ाई से सेंटर में है और अंदर की तरफ 3 अंगुल के डिस्टेंस पे। तो जब भी आपको हेडेक है, अगर उस समय आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे या हेडेक नहीं भी है तो भी आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो ये आपके पैंक्रियाज को एक्टिव करता है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों हाथों में करना है, बायां हाथ में अधिक महत्वपूर्ण है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करता हूँ। डायबिटीज होने का एक बड़ा साइकोसोमेटिक रीज़न है अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करना। अगर हम अपनी लाइफ को अधिक खुश रहने लगते हैं, अपनी पसंद के काम को करते हैं, पसंद के काम को करना अगर संभव नहीं है तो जो काम करें उसे पसंद करें। और अपनी हॉबीज़, अगर आपकी प्रोफेशन से अलग है तो हॉबीज़ में भी थोड़ा टाइम स्पेंड किया करें। जब पसंद की चीज़ों को करते हैं, जब हम खुश रहते हैं तो डायबिटीज जो है वो कंट्रोल होने लगता है। मिलेट खाने से, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाने से डायबिटीज को ठीक आसानी से किया जा सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल का जवाब दिया, लेकिन मन में मेरे में एक प्रश्न ज़रूर है कि जैसे कि इनकी उम्र 33 इयर्स है और 2018 में इनको शुगर डायग्नोस हुआ, डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ, तो इतनी अर्ली एज में डायबिटीज़ का होना, आपने हालांकि साइकोसोमेटिक रीज़न ज़रूर बताया, लेकिन इसके अलावा भी मैं समझना चाहूँगी कि और क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ हम समझते हैं कि एक एज के बाद होती है, 40 के बाद या 50 के बाद हमने अक्सर सुना है, तो इतनी कम उम्र में डायबिटीज़। अब ये पुरानी बात हो गई, जब तनाव सोसाइटी में, जब तनाव कॉमन हो गया, पैसे कमाने का प्रेशर है, परफॉर्मेंस करने का प्रेशर है, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने का प्रेशर है। हम जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जीते, हम जिंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं। ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अपने लाइफ को अपने ढंग से एंजॉय करना सीखिए, दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, दूसरों के ओपिनियन की ज़्यादा फिक्र मत कीजिए। हाँ, हम अपने आप से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ, लेकिन दूसरों के ओपिनियन की बहुत ज़्यादा फिक्र ना किया करें। अपनी लाइफ को अपने टर्म एंड कंडीशन पे जीना सीखें। तो ये अर्ली एज पे भी डायबिटीज़ हो रहा है, ये बहुत विचित्र बात है, लेकिन चलिए, जब प्रॉब्लम होती है तो हम सजग भी होते हैं। किसी भी एज में डायबिटीज़ हुई हो, मिलेट्स खाने से, SP4 PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करने से, और साथ ही साथ हम मणिपुर चक्र पे काम कर सकते हैं। हमारा जो मणिपुर चक्र है, जो हमारा जो पैंक्रियाज है, वो मणिपुर चक्र के पास में होता है। तो अगर हमारा मणिपुर चक्र जो है, जो नीचे से तीसरे नंबर पे आता है, सोलर प्लेक्सस, उसको अगर हम एक्टिवेट करते हैं अपने मेडिटेशन के द्वारा, तो हमारा डायबिटीज जो है मणिपुर चक्र के एक्टिव होने से ठीक होने लग जाएगा। तो मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमें दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए, और ध्यान के समय हम राग शुद्ध सारंग, इस म्यूजिक को लगाएं या राग मालकौंस को लगाएं। शुद्ध सारंग सबसे अच्छा है। शुद्ध सारंग, मालकौंस, इसके साथ अगर दिन में हम 2 बार ध्यान में बैठते हैं, शुरुआत हम आधे घंटे से करें, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करें कि 1 घंटे का ध्यान होने लग जाए। जब हम ऐसा रेगुलर रूप से करेंगे तो 3 महीने के अंदर डायबिटीज जो है वो ठीक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं सौरभ जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करेंगे, आपको आपके डायबिटीज़ में रिलीफ मिलेगा और अच्छे से आप सो पाएंगे, घबराहट भी आपकी कम हो जाएगी और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। आशा है इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है किरण जी ने झारखंड से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम किरण है, मैं रांची से बोल रही हूँ। मेरा एज 41 ईयर्स है। पिछले लगभग 2 मंथ से मेरे अपर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, खाने के बाद स्पेशली ज़्यादा होता है और पेट में जलन भी रहता है। इसका क्या रीज़न है, प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करें, थैंक यू। किरण जी, अपर एब्डोमेन में दर्द या इनफैक्ट एब्डोमेन में, पेट में कहीं भी दर्द का एक बहुत बार कारण जो होता है, हमारे शरीर में जो नाभि होती है, धड़न जो होती है, उसका डिस्प्लेस हो जाना होता है। तो नाभि और धड़न को चेक करना बहुत सारे योगा गुरु जानते हैं। नाभि को चेक करवाएं, चेक करें कि क्या मेरी नाभि सेंटर में है। योगासन में नौकासन करने से हमारी नाभि जो है वो सेंटर में आती है। और भी कई सारे तरीके होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का उपयोग करते हैं। अपनी नाभि धड़न चेक करवाएं। इसके अलावा हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो जलन की समस्या आप बता रहे हैं, यानी कि जलन यानी कि एसिडिटी। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करने से जो है जलन की समस्या कम होगी, हमारा जो पैंक्रियाज है वो मजबूत होगा। दाहिने पैर में SP4 का मसाज करना है।
SP4 में मसाज करने के साथ साथ आप यहाँ पर हल्दी का मोटा लेप लगा लें और 5-6 घंटे के लिए लेप को रखें। SP4 के मसाज करने से, हल्दी का लेप लगाने से पैंक्रियाज आपका मजबूत होगा और आपको ये पेट की समस्या, पेट में जो जलन है वो नहीं होगी। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आप अपने हाथ में PC6 का भी मसाज कर सकते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो आप चित्र देख रहे हैं, फोटो खींच के रख लीजिए। कलाई में सेंटर में लगभग 3 अंगुल पीछे जाकर है, यहाँ पर आपको दबाना है। यहाँ पे दर्द दबाने पर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जब भी आपको पेट की तकलीफ हो या नहीं भी तकलीफ हो, इसको 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाए करें। आपको इसको भी दबाने से आपको जो जलन की समस्या है वो नहीं होगी। जब जलन हो तब भी दबा सकते हैं, और जब जलन नहीं हो रही है तब भी दबाते रहेंगे तो आपकी टेंडेंसी को ये कम कर देगा। इसके अलावा अपने भोजन पर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर ध्यान दें। सुपाच्य भोजन को करें। भोजन से आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद पानी ना पिया करें। भोजन अगर ठीक से पचेगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं किरण जी आप इन सब चीज़ को अपनाएंगे और बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है प्रतिमा जी ने उत्तर प्रदेश से। तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। My name is Pratima Mishra. I am from Azamgarh. I am 13 year old. मैं कमर दर्द और पैरों के दर्द से परेशान रहती हूँ, कोई उपचार बताएं। 13 ईयर ओल्ड, चलिए जो भी समस्या हो, एज यहाँ पर पैरों का दर्द और कमर का दर्द, इसके लिए हमारे पैर में 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट में बताता हूँ, SP6 और K1। SP6 जो है वो पैरों के एंकल से 4 अंगुल ऊपर होता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम ठीक से दबाए करें, दोनों पैरों में दबाना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द जरूर मिलेगा प्रतिमा जी आपको। ये बहुत एक कॉमन पॉइंट है जिसको मसाज करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोनों पैर में इसे दबाए करें। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशन किया करें, आई एम एनर्जेटिक, मैं ऊर्जावान हूँ। आई मेडिटेट डेली, मैं नियमित रूप से ध्यान में बैठती हूँ। ध्यान को आपको अपने जीवन में बढ़ाना है, रेगुलर करना है। मेडिटेशन से हमारे अंदर ऊर्जा उतरती है, और जब ऊर्जा उतरती है तो हमारी हीलिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। दिन में 2 बार ध्यान में बैठने की आदत डालें। ध्यान में बैठेंगे तो आप सही रहेंगे। और इसके अलावा एक और पॉइंट अच्छा है, हम अपने पैर में K1 जो है वो पैर के तलवे में होता है। इनफैक्ट आप पूरे तलवे को, सोने से पहले आप अपने पूरे तलवे का मसाज किया करें। पैर के दर्द में, कमर के दर्द में पूरे तलवे का मसाज आपको बहुत काम आता है, खासकर इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे। सोते समय एक आदत डाल लें कि आपको अपने पैर के तलवे का मसाज करना है, K1 का मसाज करना है और फिर सोना है। तेल लगाए करें या बिना तेल का करें, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मसाज करें। K1 का मसाज करेंगे, तलवे का मसाज करेंगे, पूरे तलवे का मसाज करेंगे, SP6 का मसाज करेंगे और नियमित रूप से ध्यान में बैठेंगे तो आप अपने पैर के दर्द को, कमर के दर्द को बहुत आसानी से ठीक कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है कोमल जी ने, ये दिल्ली से हैं। आइए इनका सवाल सुनते हैं। My name is Komal Sadev. My age is 53. मैं दिल्ली हरिनगर से हूँ। नमस्ते मैडम। सर मैडम मेरी दोनों पैरों में बनियन डिजीज़ है। दोनों पैरों के अंगूठों के आगे हड्डी बाहर निकल आई है और मैं 2 फिजियोथेरेपी डॉक्टर बदल चुकी हूँ। आयुर्वेदिक भी दिखा रही हूँ। डॉक्टर ने सर्जरी बोली है और पैरों में बनियन स्प्लिंट डालने के लिए बोला है। तो मुझे कृपया इसका ट्रीटमेंट बताएं। और मेरे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है वो भी टेढ़ी होना शुरू हो गई है। तो डॉक्टर ने सर्जरी बोला है, फिजियोथेरेपी ने, और ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करने के लिए कहा है। प्लीज हेल्प मी। सभी रोगों में जब लोग ना परेशान, जब अपना सवाल जो लिख रहे हैं कि थेरेपिस्ट को दिखाया, एक्सपर्ट को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया और अब वो समस्या समझ में आ रही है, अपनी समस्या को हम अपनी लैंग्वेज में समझना और बोलना सीखें। इलाज जो है वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो डॉक्टरों में नहीं है, वो दवाइयों में नहीं है। इलाज जो है वो स्वयं को समझने में है। यहाँ पे जब बनियन डिजीज़ जो है, जो बोन की जो डिफॉर्मिटी है, जो बोन के अंदर जो टॉक्सिन जमा है, टॉक्सिन को दूर करने की ज़रूरत है और उसके लिए LV3 और K1 पॉइंट काम आता है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, लीवर 3 का मसाज करें और K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। LV3 हमारे पैर के घुटने, पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे
और K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। K1 जो है वो पैर के तलवे में है। LV3 का मसाज कर रहे हैं, K1 का मसाज कर रहे हैं और थोड़ा डिटॉक्स पर फोकस करें। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों को दबाएंगे, दोनों में दर्द नहीं मिलेगा, जहां दर्द मिलेगा उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाना है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए इस बात को आप समझें कि आपको अपनी बॉडी को थोड़ा डिटॉक्स करना है। जो शरीर में अननेसेसरी एलिमेंट जमा हो जाते हैं उसको शरीर से बाहर निकालना है, और वो बाहर तब होता है जब हम थोड़ा फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। अपना वेट जो है थोड़ा सा कम कीजिए, अपने वेट को लोअर रेंज में रखिए। देखिए, वेट का एक रेंज होता है, इतना से इतना तक नॉर्मल वेट है हमारी हाइट के अनुसार, तो जो लोअर रेंज में है उस रेंज में अपने वेट को पहुंचाइए। इससे आपको जो है बीमारी आपकी कम होने लग जाएगी। और थोड़ा फास्टिंग, थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज करें, थोड़ा मिलेट्स का सेवन करें। 15 घंटे से 16 घंटे का फास्ट जो होता है उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी जो समस्या है वो ठीक होने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कोमल जी को कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं डिटॉक्स पर ध्यान देना है जिससे इनकी समस्या ठीक हो पाए। आशा है कोमल जी इन सभी बातों को अपनाएंगी और बहुत जल्द ही ठीक भी हो जाएंगी। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की, और अगला सवाल हमें भेजा है अर्चना जी ने छत्तीसगढ़ से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। आत्मवंदन, मैं अर्चना पांडे बिलासपुर कोनी से बात कर रही हूँ। मेरे को यूरिक एसिड के बारे में जानकारी चाहिए था। यूरिक एसिड यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसका उपचार कैसे करें और उसके लिए मेडिसिन क्या क्या होते हैं? अर्चना जी, हम मेडिसिन के चैनल से नहीं है, मेडिसिन की हम बात नहीं करते हैं। इनफैक्ट कोई भी मेडिसिन लेने से हमारी बीमारी 100% ठीक नहीं होती है। मेडिसिन बस आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है। जो हीलिंग होती है वास्तव में तो नेचर के द्वारा होती है। अगर हम प्रॉपरली आराम करते हैं तो भी हम जो है ठीक होने लग जाते हैं। प्रकृति हमें ठीक करती है। जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो भी हमारी बीमारी ठीक होती है। मेडिसिन से ज़्यादा आपको सोच ये रखनी है कि यहाँ पर मेरी तकलीफ़ क्या है। आपने अपने लक्षण कोई भेजे नहीं है जिसके बेसिस पे हम आपको बता सकें कि आपको क्या करना है। यूरिक एसिड में बहुत बार जोड़ों में दर्द होता है, तो चलिए अभी हम वही मानकर आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूँ मैं। हमारे LV3 और K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। LV3 पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में होता है। इसका मसाज करेंगे तो हमारा जो घुटना है, हमारा जो जॉइंट्स हैं वो हेल्दी रहते हैं। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हुए आप अफर्मेशंस करें कि मैं अपनी ज़िंदगी से जो भी अननेसेसरी है उसको छोड़ती हूँ। अननेसेसरी को छोड़ना ही डिटॉक्स है। जो जरूरी नहीं है वो भी हम लाइफ में पकड़े रहते हैं। अपने घर में थोड़ा सफाई कीजिए। जो चीज़ों की ज़रूरत अब नहीं रह गई है उनको घर से निकालिए। पुरानी चीज़ों को जिनका उपयोग नहीं है लेकिन फिर भी हम रखे रहते हैं, शायद कभी काम आएगा, हमारा अटैचमेंट होता है, हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो जब हम घर से अननेसेसरी चीज़ों को निकालें तो ये डिटॉक्स करने में हमें मदद कर सकता है। तो डिटॉक्स पर थोड़ा फोकस करना है। LV3 का मसाज करें, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे में होता है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हुए दोनों पैर में K1 का आप जब उसको पालपेट करेंगे, टटोलेंगे, तो किसी एक पे दर्द मिल सकता है, किसी दूसरे पे दर्द ना मिले, तो भी आपको दोनों में इसका मसाज करें। K1 का मसाज करने से हमारी किडनी जो है वो एक्टिव होगी। जो यूरिक एसिड है वो उसमें हमारी किडनी का काफ़ी रोल होता है। किडनी अगर हमारा ठीक काम कर रहा हो तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने से, K1 की मसाज करने से आपकी समस्या ठीक हो सकती है। और ध्यान में नियमित रूप से बैठने की आदत डालें। दिन में अगर 2 बार हम ध्यान में बैठते हैं तो यह भी हमें हीलिंग को मदद करता है। दवाइयों में इलाज नहीं है, दवाओं में इलाज मत ढूंढें। ध्यान में, ऊर्जा में और सबकॉन्शियस माइंड में ही रियल इलाज है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल का भी जवाब देने के लिए। आपने जिस तरह से समझाया, उम्मीद है कि अर्चना जी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और वो इन सभी चीज़ों को अपनाएंगी और बहुत जल्दी ठीक होकर हमें ज़रूर बताएंगे कि आपके जवाब के साथ उनको इतनी हेल्प हुई। तो इसी के साथ सर आप यहाँ आए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।
तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज के इस एपिसोड में हमने अपने सभी व्यूअर्स के सवालों के जवाब लगभग दिए हैं। यदि आपके सवाल का जवाब आज नहीं मिला है तो निश्चिंत रहें, चिंता ना करें, क्योंकि आपके सवाल का जवाब हम देंगे डॉक्टर से पूछो के अगले Q&A सेशन में, यानी कि अगले शुक्रवार को। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आप अपना सवाल हमें भेजें। आशा है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल रहे हैं, सटीक सवालों के जवाब मिल रहे हैं और आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा क्वालिटी बना रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजें, ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके अपना सवाल भेजें, जिससे कि हम आपके सवाल का जवाब दे पाएँ। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना सवाल कम शब्दों में और सटीक अपनी समस्या हमें बताकर भेजेंगे, जिससे कि हम आपकी समस्या का सही समाधान आप तक पहुंचा पाएँ और आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएँ। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको देखते रहना है PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।